राधे राधे साथियों, नमस्कार सभी को। जिला दर्शन की सीरीज में आज हम 5वां जिला कंप्लीट करेंगे। अब तक हम उदयपुर संभाग के जिले पढ़ रहे हैं और उदयपुर संभाग का ये अंतिम जिला चित्तौड़गढ़ के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। साथ ही अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, है ना। पहले हम चित्तौड़गढ़ जिले के भौगोलिक परिदृश्य को देखेंगे, उसके इतिहास को समझेंगे और फिर हम बात करेंगे उसकी कला और संस्कृति के कुछ विशेष फैक्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विशेष रूप से अगर हम चित्तौड़गढ़ जिले में देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखो, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सावलिया सेठ मंदिर, जौहर और विजय स्तंभ। चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। चित्तौड़गढ़ आइडेंटिटी RJ09 है ना, परिवहन विभाग द्वारा जारी नंबर RJ09। चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति कैसी है, तो अगर इस आकृति की हम बात करें तो देखिए ये है चित्तौड़गढ़ जिला, ये है चित्तौड़गढ़ हमारा, है ना। और यह चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान एक आकृति रखता है जिसे हमें याद रखना है। इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है चौसिंगा। हिरण के समान ही चौसिंगा होता है, वह चौसिंगा यहां चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है। आगे चले, इसके चित्तौड़गढ़ के उपनाम क्या हैं, तो चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसे शक्ति और भक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे हम सीमेंट नगरी के नाम से जानते हैं और यह मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की स्थिति के बारे में। देखिए चित्तौड़गढ़ के कुछ प्राचीन नाम भी हैं। क्या है प्राचीन नाम? जब इसे बसाया गया था चित्रांगद द्वारा तो इसका नाम चित्रकूट रखा गया था। बाद में इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया जाता है। तो ये कुछ प्राचीन नाम है चित्रकूट और खिजराबाद, जिसे हमें ध्यान रखना है। उपनाम अलग हैं, प्राचीन नाम अलग हैं। देखिए स्थिति के बारे में, तो ये है राजस्थान और राजस्थान के दक्षिण भाग में चित्तौड़गढ़ स्थित है ना। स्थिति क्या है, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम हम कह सकते, दक्षिण पूर्व हम कह सकते हैं। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित, ठीक है। कौन से संभाग के अंदर आता है, हम बात कर रहे हैं उदयपुर संभाग की, तो यह उदयपुर संभाग का भाग है ना। मैप को देखते हुए चलेंगे और पहले हम इसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को क्लियर करने हैं, तो हम इसकी सीमाएं देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ जो है किन किन जिलों के साथ में सीमाएं बनाता है। तो देखिए फर्स्ट यहां से बात करते हैं, तो एक जिला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है। अगला जिला प्रतापगढ़ के बाद आता है नया जिला सलूम्बर, सलूम्बर के साथ भी चित्तौड़गढ़ सीमा बनाता है। तीसरा जिला आता है उदयपुर, उदयपुर के साथ इसकी सीमा लगती है। चौथा जिला आता है उदयपुर के बाद में राजसमंद, जिससे यह सीमा बनाता है। और एक पांचवा उदयपुर संभाग का ही जिला है भीलवाड़ा, जिसके साथ यह सीमा बनाता है। तो इन 5 जिलों के साथ में चित्तौड़गढ़ अपनी सीमा साझा करता है। आगे बात करते हैं, क्या यह अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है? यस, यह अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। ये यहां है, ये कौन सा प्रदेश है ना, तो यहां है MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो यह मध्य प्रदेश के साथ, किसके साथ? जी हां, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश यानी कि MP के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाता है कौन? चित्तौड़गढ़, ठीक है। ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ का कुछ पार्ट है ना, इस तरह से अगर मैप में देखें हम, तो यहां से कट करके कुछ हिस्सा इसका यहां स्थित है। 2 भागों में चित्तौड़गढ़ है ना, तो इसे हम खंडित जिला भी कहते हैं। एक पार्ट यहां चित्तौड़ कंप्लीट, यहां से ब्रेक होता है और फिर से चित्तौड़ का कुछ पार्ट शुरू होता है, बेसरोडगढ़ वगैरह। तो यह, इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, यह खंडित जिले के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बाउंड्री लाइंस हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि बाउंड्री लाइन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला किस जिले के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है। भौगोलिक परिदृश्य हम देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं।
चलिए, चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख रूप से किस भौतिक प्रदेश का पार्ट है? तो यहां हम बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ जो है वह अरावली प्रदेश का भाग है ना, अरावली पर स्थित है, अरावली प्रदेश का भाग है। प्रमुख रूप से यहां अरावली का पार्ट है तो कुछ पठार या शिखर होने चाहिए। तो कौन कौन से पठार यहां प्रमुख है उनकी हम बात करें तो पहला ही प्रमुख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेसा का पठार। मेसा का पठार टोपीनुमा अपरदित पठार है ना, ये गंभीरी और बेड़च नदी पर स्थित है। इस मेसा पठार पर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो मेसा का पठार का संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ से। क्या यहां अन्य और भी कोई पठार है? यस, एक है मानदेसरा का पठार, चित्तौड़गढ़ से लगाकर भैंसरोडगढ़ तक विस्तृत है और चित्तौड़गढ़ जो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो इसी पठार पर स्थित है। ठीक है, मानदेसरा का पठार याद रखिएगा। और एक नाम आपको सिर्फ याद रखना है, धीराजी का पठार। तो प्रमुख रूप से 3 पठार हम यहां याद करेंगे, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार और धीराजी का पठार। ये चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। पहले हम भौगोलिक परिदृश्य देख रहे हैं, इसके बाद हम चित्तौड़ का ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे और कला संस्कृति के बारे में जानेंगे। पूरे चित्तौड़ जिले को कवर करने वाले हैं हम। देखिए आगे, क्या यहां कौन कौन सी नदियां हैं? प्रमुख रूप से यहां निम्न नदियां बहती है, जिसमें प्रमुख चंबल है, बनास है, गंभीरी है, ब्राह्मणी नदी है, ओराई नदी है, गुंजाली नदी है और बेड़च नदी है। हम बात करें चंबल नदी की तो इस चंबल नदी का प्रवेश इसी चित्तौड़गढ़ से होता है। यहां एक स्थान है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। इस चौरासीगढ़ नामक स्थान से ही चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये बाकी ये सारी की सारी नदियां इस चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक प्रमुख रूप से चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। आप फोटो देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये पिक्चर है चूलिया जलप्रपात की। किसकी? चूलिया जलप्रपात। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चूलिया जलप्रपात से? किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि 81 मीटर ऊंचा है। 81 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है। जलप्रपात यानी कि झरना आप इसे कह सकते हैं, है ना। ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल। च से चंबल याद रखना है, च से चौरासीगढ़ याद रखना है और च से चूलिया जलप्रपात याद करना है। आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। राज्य का सबसे ऊंचा है, 81 मीटर है। नदी इंपोर्टेंट चंबल नदी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या यहां कौन से प्रमुख, इतनी सारी नदियां हैं तो अवश्य रूप से यहां बांध भी होंगे, है ना। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से बांध यहां स्थित है? तो प्रमुख बांध की अगर हम बात करें तो यहां पहला ही प्रमुख बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? बात करते हैं। कहां स्थित है? रावत भाटा में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी हमेशा याद रखनी है हमें, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। क्या इंपॉर्टेंट है? यह राज्य का सबसे बड़ा बांध है भराव क्षमता की दृष्टि से। भराव क्षमता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह राज्य का सबसे बड़ा बांध है और कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे सस्ता बांध भी है ना। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम होता है एमपी से। हम मोटा मोटी एक बात करते हैं, यहां से इसका उद्गम होता है एमपी से, है ना। एमपी की जानापाव पहाड़ियां से यह आती है, चौरासीगढ़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है और यहां यह बांध बना हुआ है ना, राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। इससे पहले भी एमपी में एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध, है ना। तो इस क्रम में यह कौन सा बांध है? यह दूसरा बांध है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन राजस्थान का भराव की दृष्टि से सबसे बड़े बांध की अगर हम बात करेंगे तो वह बांध होगा
राणा प्रताप सागर बांध। आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट, एक मातृकुंडिया बांध भी यहां स्थित है जो कि राशमी में है, बनास नदी पर स्थित है। मातृकुंडिया राजस्थान का इसे हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का इसे हरिद्वार कहा जाता है। यहीं से मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 1921 में, है ना। बात करेंगे आगे हम इसकी। और इंपॉर्टेंट बांध हमारे लिए कौन कौन सा है, तो भोपाल सागर बांध हम ध्यान रखेंगे, ओराई बांध हम यहां ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ वागन परियोजना को हम यहां ध्यान रखेंगे, और गोसुंडा बांध। ये चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख बांध हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे भौगोलिक दृश्य में हम बात करते हैं कि चित्तौड़ में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो चित्तौड़ में पाई जाने वाली मिट्टी है लाल काली मिश्रित मिट्टी। लाल काली मिश्रित मिट्टी क्यों, क्योंकि देखिए चित्तौड़ की स्थिति जो है वो राजस्थान में यहां है ना। इधर मालवा आ गया, इधर हाड़ौती आ गया, तो हाड़ौती का पठार, यहां काली मिट्टी पाई जाएगी, और मेवाड़ में अरावली में लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, और यहां जो है मिश्रित रूप से लाल काली मिट्टी पाई जाती है। और प्रमुख फसल की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में अफीम उत्पादन के लिए अगर कोई जिला प्रसिद्ध है तो वह है चित्तौड़गढ़, है ना। ये राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, देखिए रावत भाटा में, है ना। राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, बात करते हैं भौगोलिक दृश्य में खनिज की, कि चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो यहां तांबा पाया जाता है। तांबा के लिए प्रमुख रूप से कौन कौन से स्थान है, तो ध्यान रखने हैं, बारी और आकोला दो स्थान है जहां से तांबा पाया जाता है। डोलामाइट, ये भी चूना पत्थर का ही एक प्रकार है, जो कि चितोरिया, गोरेला, चंदा और खेरी, ये कुछ प्रमुख स्थान है जो हमें ध्यान रखना है। डोलामाइट के लिए चूना पत्थर प्रमुख रूप से चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है ना। सर्वाधिक अगर चूना पत्थर राजस्थान में कहीं पाया जाता है तो वह है चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन कौन से स्थान प्रमुख हमें ध्यान रखने हैं, तो निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा के बाद कारुंदा, कारुंदा के बाद भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ के बाद मानपुरा। ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जो हमें चूना पत्थर के लिए ध्यान रखने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर वाला जिला चित्तौड़गढ़ जिला कहा जाता है कि राजस्थान की 36 खानों में से 11 खाने अकेले चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसीलिए यहां चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण, चूने की उपलब्धता के कारण यहां पर सर्वाधिक सीमेंट कारखाने स्थित है। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन यहां होता है। आगे बात करें ऊर्जा संसाधन के लिए, एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, तो देखिए यहां राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, न्यूक्लियर प्लांट यहां है। परमाणु शक्ति गृह यहां है, कहां, रावत भाटा में। आई बात समझ में। इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना होती है 1965 में, कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से, कनाडा सहयोग से होती है। यह भारी पानी पर आधारित प्लांट है। मंदक के रूप में यहां भारी पानी का उपयोग किया जाता है जिसे D2O कहा जाता है, ठीक है। और इसकी उपलब्धता कनाडा कराता है। राणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित है ना। ये देखिए ये प्लांट आपको दिख रहा है, ये प्लांट है, और ये राणा प्रताप सागर बांध के किनारे स्थित है। राज्य का प्रथम परमाणु बिजलीघर है यह। राज्य का प्रथम परमाणु बिजलीघर आपसे पूछा जाए तो यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। दूसरा, देश का दूसरा परमाणु बिजलीघर है। देश का प्रथम कौन सा है, यह देखिए देश का दूसरा है ना। देश का प्रथम कौन सा है, तो देश के प्रथम अगर हम परमाणु बिजलीघर की बात करें तो यह स्थित है तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में, यहां से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां प्रमुख रूप से यहां 6 इकाइयां कार्यरत है जहां से 1180 मेगावाट, कितना, 1180 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्या प्रमुख अभ्यारण्य यहां है, तो चित्तौड़गढ़ में प्रमुख रूप से 2 अभ्यारण्य हम पढ़ेंगे। एक भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है ना, भैंसरोडगढ़ में स्थित है। धोक वृक्षों की यहां प्रधानता है। यह मृगवन स्थित है जिसमें हिरण, चौसिंगा और नीलगाय पाई जाती है। एक यहां बस्ती अभयारण्य हमें ध्यान रखना है जो कि बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
ठीक है, ये रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट है और ये प्रमुख रूप से यहां ध्यान रखना भारी पानी पर आधारित है और भारी पानी का सप्लाई कनाडा द्वारा किया जाता है। कनाडा के सहयोग से यहां यह बिजली उत्पादन होता है। आगे बात करें भौगोलिक प्रदेश में कि यहां चित्तौड़गढ़ उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान चित्तौड़ का है। क्यों? क्योंकि हमने बात करी थी यहां सर्वाधिक चूने के भंडार पाए जाते हैं। आगे बात करें, द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना यहां हुई थी 1932 में। याद रखिएगा, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर है ना, जिंक स्मेल्टर है यह, इसकी स्थापना 1991 में होती है ब्रिटेन के सहयोग से। कहां स्थित है यह? चंदेरिया में। चंदेरिया प्लांट है यह, चंदेरिया में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। देखिए, सबसे बड़ा जहां आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां स्टार लगा लीजिए आप कि एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट कौन सा है? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़, जिसकी स्थापना 1991 में होती है ब्रिटेन के सहयोग से। और यह राज्य का एकमात्र ऐसा प्लांट है, जिंक प्लांट है, जहां से चांदी का उत्पादन भी होता है। जहां जहां सीसा जस्ता मिलता है वहां वहां चांदी मिलती है और सीसा जस्ते के साथ ही चांदी निकलती है और इसके साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है ना। और क्या है यहां? तो यहां राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड खाद का कारखाना है। खाद उर्वरक जिसे हम कहते हैं वह है कहां? कपासन में, जहां राज्य का प्रथम डीएपी कारखाना। डीएपी खाद आता है जिसका पूरा डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हस्तकला में अगर हम देखें तो रंगाई और छपाई के लिए जो दाबू प्रिंट, अगर दाबू प्रिंट कहीं की प्रसिद्ध है तो वह प्रसिद्ध है अकोला गांव। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट याद रखने का, रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें कि चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से सीमेंट प्लांट स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कौन सा प्लांट सीमेंट चित्तौड़ में है, निम्न में से कौन सा प्लांट ऐसा है जो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो देखिए, जेके सीमेंट कहां स्थित है? निम्बाहेड़ा में। जेके व्हाइट सीमेंट कहां स्थित है? मांगरोल चित्तौड़गढ़, है ना। इसके साथ ही घोटन नागौर में भी है, लेकिन हम विशेष रूप से अभी चित्तौड़ की बात कर रहे हैं। तो जेके व्हाइट मांगरोल, वंडर सीमेंट निम्बाहेड़ा, अल्ट्राटेक सीमेंट शंभूपुरा चित्तौड़गढ़ और आदित्य बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में। इसके साथ ही एक लाफार्ज करके कंपनी है फ्रांस की, जो भी यहां स्थित है, इसका प्लांट भी यहां स्थित है। यहां सीमेंट का उत्पादन होता है। क्यों स्थित है? हमने बताया क्योंकि यह यहां सबसे सर्वाधिक चूने के भंडार हैं, सर्वाधिक चूने का उत्पादन यहां होता है, इसलिए यहां ये सीमेंट कारखाने केंद्रित हैं। आगे चलें, अब बात करते हैं हम चित्तौड़ के ऐतिहासिक परिदृश्य, इतिहास की, है ना। चित्तौड़ का इतिहास राजस्थान के इतिहास में सर्वोच्च स्थान रखता है। अगर हम मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो मेवाड़ का इतिहास पूरा चित्तौड़ के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन नोट्स की, इन स्लाइड्स की एक एक लाइन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वहां उपलब्ध हैं। चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो देखिए, मेवाड़ का इतिहास मैंने कहा चित्तौड़ के इर्द गिर्द घूमता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करते हैं चित्रांगद मौर्य। है ना, पूरा चित्तौड़गढ़ की अब हम बात कर रहे हैं, है ना। किस नाम से? तो हमने पहले भी चर्चा करी थी, इसका प्राचीन नाम था चित्रकूट। देखें ये कौन से जनपद का भाग था, कौन से जनपद का भाग रहा है चित्तौड़गढ़? तो यह शिवी जनपद का भाग रहा है, जिसकी राजधानी थी मध्यमिका और इस मध्यमिका का वर्तमान नाम था नगरी। इसे नगरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नगरी सभ्यता भी कहीं से मिली है तो वो इस चित्तौड़गढ़ से मिली है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये चित्तौड़गढ़ आपका पूरा, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास स्थित पूरा चित्तौड़गढ़ है। और हम चित्तौड़गढ़ जिले पर चर्चा कर रहे हैं, केवल हम दुर्ग की बात अभी नहीं कर रहे हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले से कोई प्रमुख शिलालेख या प्रशस्तियां यहां मिली है? यस, बहुत सारी चित्तौड़गढ़ से
प्रशस्तियां या अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला इंपॉर्टेंट गोसुंडी अभिलेख यहां से मिलता है। क्या मिलता है? गोसुंडी अभिलेख मिलता है, जो कि दूसरी शताब्दी का है ना। एक मानमोरी अभिलेख यहां से मिलता है, मौर्यकालीन अभिलेख है यह, जो 713 ईस्वी का हो सकता है ना। पुठोली गांव से यह मिलता है। कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड इस मानमोरी अभिलेख को लेकर के ब्रिटेन जा रहे थे, और उस समय इन्होंने, शायद वजन ज्यादा हुआ या ऐसा कुछ था, तो इन्होंने इस मानमोरी अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया। आई बात समझ में? इन्होंने इस मानमोरी अभिलेख की चर्चा अपनी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रमुख पुस्तक में करी है। चित्तौड़गढ़ अभिलेख यहां से मिलता है, जो 1971 का है। एक गंभीरी नदी के पुल का अभिलेख यहां मिलता है, पुल का लेख मिलता है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के नीचे ही गंभीरी दुर्ग के किनारे गंभीरी नदी पर एक पुल बना हुआ है। कहा जाता है कि खिज्र, अलाउद्दीन के बेटे खिज्र खान ने उस पुल का निर्माण करवाया था, और यहाँ एक लेख मिलता है जिसमें खिज्र खां के बारे में जानकारी मिलती है। एक समिधेश्वर लेख यहां से मिलता है 1482 में, है ना। इसमें मेवाड़ के शासकों की जानकारी मिलती है ना। कहां से? बप्पा रावल से लगाकर कुंभा तक की जानकारी समिधेश्वर लेख से मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ से हमें मिलती है, जिसके रचयिता कवि अत्रि और उनके बेटे महेश हैं। एक धाबाई पीर की दरगाह है, यहां से एक लेख मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था। यह कहां से इसकी जानकारी मिलती है? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि धाबाई पीर की दरगाह से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। प्रमुख रूप से ये इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सबसे प्रमुख घटना, यहां के साके। यहां के साके बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां कितने साके हुए हैं? तो यहां कुल 3 साके हुए हैं। कब कब हुए हैं? किस किस के शासन काल में हुए हैं? साके का अर्थ क्या होता है? साका, जब वीरों द्वारा केसरिया किया जाता है और वीरांगनाओं द्वारा जोहर किया जाता है अपनी आन और बान की रक्षा के लिए, तब इसे सम्मिलित रूप से हम साका कहते हैं। केसरिया अर्थात अपनी आन बान की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जब वीर केसरिया बांध लेते हैं और आर पार की लड़ाई, मर मिटने की लड़ाई को उतर जाते हैं, उसे केसरिया कहते हैं। साथ ही इनके साथ में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए रानियों द्वारा जोहर किया जाता है, सती हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं साके कौन कौन से प्रमुख हुए हैं। तो पहला शाखा, दूसरा शाखा और तीसरा शाखा। काल ध्यान रखना है, शासक ध्यान रखना है, आक्रमणकारी कौन था, किसने केसरिया किया और किसने जोहर किया, चर्चा करेंगे। प्रथम पहला शाखा हुआ जिसमें शासक थे रावल रतन सिंह, 1303 ईस्वी। वही रावल रतन सिंह जिनकी रानी पद्मिनी, है ना, सिंहल देश की जो पद्मिनी थी, जिनकी खूबसूरती पर कहा जाता है, पद्मावत में जिस तरह से उल्लेख किया है कि अलाउद्दीन इसी कारण से यहां आक्रमण करता है। किंवदंतियां है, कहानियां हैं, लेकिन हमारे लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, हम फैक्ट्स की बात करेंगे। रावल रतन सिंह उस समय शासक थे। आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। केसरिया कौन करते हैं? तो गोरा और बादल यहां केसरिया करते हैं। रानी पद्मिनी द्वारा जोहर किया जाता है। अगला शाखा, दूसरा शाखा, इंपोर्टेंट शाखा, शासक तत्कालीन शासक विक्रमादित्य। आक्रमण करता है यहां पे बहादुर शाह, है ना। बाघ सिंह देवलिया और सज्जा सिंह यहां केसरिया करते हैं। रानी कर्मावती द्वारा जोहर किया जाता है। तीसरा और इंपोर्टेंट शाखा 1568 ईस्वी, उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह यहां के शासक हैं। अकबर यहां पर आक्रमणकारी है। अकबर आक्रमण करता है। जयमल व फत्ता द्वारा यहां केसरिया किया जाता है और फूल कवर द्वारा यहां पर जोहर किया जाता है। ये चार्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, अब स्पेशली हम सिर्फ दुर्ग की बात कर रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो दुर्गों की हमने सीरीज पढ़ी थी उसमें हमने दुर्ग में बहुत ही डिटेल से बात करी है। एक बार हम यहां पे मोटा मोटी तौर पर देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, ये एक प्रकार से गिरी दुर्ग है जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। इसका निर्माण, इसके निर्माण के बारे में आप ध्यान रखिएगा, चित्रांगद मौर्य, है ना, वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा किया जाता है, जबकि कुमारपाल के अनुसार इसका निर्माण चित्रांग मौर्य द्वारा किया जाता है। मौर्य शासक द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। बाद में बप्पा रावल ने मान मौर्य, जो अंतिम मौर्य शासक था, उसको हरा करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी आवासीय किला है। सबसे, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा किला है, आवासीय फोर्ट है ना, राज्य का सबसे बड़ा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे सम्मिलित किया है। राजस्थान के जो 6 दुर्ग हैं, है ना, जिसे हम चीकू गाजर आम ट्रिक द्वारा याद करते हैं, उसी में यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अबुल फजल इस दुर्ग के लिए कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है, यानी कि चित्तौड़गढ़ के आगे बाकी सब दुर्ग फीके हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि दुर्ग में क्या क्या स्थित है। प्रमुख रूप से आप जिस तरह से इमेज देख पा रहे हैं, विजय स्तंभ, राजस्थान का गौरव, देखिए इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कुंभा ने अपनी विजय के याद में, अपने विजय, कुंभा ने जब सारंगपुर का युद्ध विजय किया था, तो उस युद्ध की विजय की याद में इस चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, तो इसका निर्माण कुंभा के द्वारा 1440 से 48 ईस्वी के मध्य किया जाता है। इसका शिल्पी कौन था? तो इसका शिल्पी यानी आर्किटेक्ट जेता था, और जेता के पुत्र नापा, पोमा और पुंजा इसके साथ थे। तो इन चारों का आपको नाम याद रखना है। प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये 9 मंजिला है। कितनी मंजिलें हैं इसमें? 9 मंजिला है। और इसकी हाइट कितनी है? तो यह 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट। और इसमें कुल ऊपर जाने के लिए 157 सीढ़ियां हैं, है ना। 9 मंजिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंजिला यह है, ध्यान रखिएगा। इसे कुछ उपनाम दिए हैं, है ना। इसे विष्णु ध्वज किसने कहा? इसे विष्णु ध्वज कहा उपेंद्र नाथ डे ने। इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है कर्नल टॉड ने, है ना। और इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से करते हैं फर्ग्यूसन, ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये हमें कहां चित्तौड़गढ़ ये विजय स्तंभ विशेष रूप से देखने को मिलता है? तो आपने पुलिस का लोगो देखा होगा, राजस्थान पुलिस के लोगो में यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ, ये विजय स्तंभ स्थित है, विजय स्तंभ देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपने लोगो देखा होगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें आपने देखी हो, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोई कहीं लोगो अगर देखा है, तो उस लोगो के अंदर भी यह विजय स्तंभ हमें देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक कीर्ति स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण करवाते हैं जीजा शाह, जैन व्यापारी जीजा शाह द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। कितना ऊंचा है? तो ये 75 फीट, 75 फीट ऊंचा है। समर्पित किसे है यह? तो यह जैन जो तीर्थंकर थे आदिनाथ जी को यह समर्पित है। इसके रचयिता कौन है? इसके शिल्पी कौन है? तो हम याद रखेंगे कवि अत्रि महेश, कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश द्वारा यहां एक प्रशस्ति भी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखेंगे। आगे हम चलते हैं। देखिए सारी चीजें जो हमने इस पूरी क्लास में कवर करी है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख रूप से कौन कौन से मंदिर यहां हैं? तो मंदिर देखकर आप पहचान चुके होंगे, सांवलिया सेठ का मंदिर यह है, सांवलिया सेठ का मंदिर है। कहां है यह मंडफिया में स्थित है, मंडफिया जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये, है ना। देख रहे होंगे ये सांवलिया सेठ जी की मूर्ति है, जो कि
विशेष काले पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, क्या है यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट, तो यहाँ एक मेला भरता है जलझूलनी एकादशी के दिन, है ना। कब जलझूलनी एकादशी कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलझूलनी एकादशी कहा जाता है। और यहाँ एक विशेष रूप से बहुत बड़ा मेला बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम अफीम मंदिर भी कहते हैं, अफीम मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि अफीम व्यापारी यहाँ पे अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं और इन्हें कहा जाता है कि चोरों की भी भागीदारी है, चोरों के देवता है, काफी चीजें सांवलिया सेठ जी के बारे में कही जाती है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रमुख रूप से मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़गढ़ जिले में, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यही मीराबाई मंदिर के वहीं एक कुंभ श्याम का मंदिर भी स्थित है। श्रृंगार चौरी मंदिर अगर आपसे पूछे कहाँ है, तो यह चित्तौड़गढ़ में है ना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। जैन वेलाक द्वारा कुंभा के शासनकाल में इसे बनाया गया है। यहां कहा जाता है कि यहां पर मेवाड़ के जो शासक थे, उन मेवाड़ के शासकों का राज तिलक यहां होता था। आगे बात करें, आवरी माता का मंदिर स्थित है, जो कि निकुंभ में है ना। और यहां कहा जाता है कि लकवा से पीड़ित लोग यहां राहत पाते हैं। उनको यहां लकवा से अगर कोई ग्रसित है तो यहां आकर वो ठीक हो जाते हैं। कुंभ श्याम मंदिर स्थित है वहीं मीराबाई मंदिर के पास। समिदेश्वर मंदिर स्थित है कहां, यहीं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और तुलजा भवानी मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें हम ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं प्रमुख रूप से यहाँ कौन कौन से मेले, चित्तौड़गढ़ के मेले। एक जोहर मेला यहां भरता है। जोहर मेला कहां, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना। कब, तो चैत्र कृष्ण एकादशी को यह मेला भरता है। पर्यटन विभाग द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, पर्यटन विभाग द्वारा। एक राम रावण मेला यहाँ का इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में भरता है। राम रावण मेला ध्यान रखिएगा। एक मीरा महोत्सव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मनाया जाता है अक्टूबर नवंबर माह में। और ये मीरा महोत्सव का इसका आयोजन और जोहर मेले का दोनों का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा होता है। एक मेला है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया राशमी में स्थित है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, यहां भरता है। और हमने बात करी थी मातृकुंडिया के बारे में, यह एक ही आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मोतीलाल जी तेजावत द्वारा यहां से शुरुआत करी गई थी 1921 में। एक यहां चित्तौड़गढ़ में और क्या इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ एक वैदिक विश्वविद्यालय स्थित है निम्बाहेड़ा में, ध्यान रखिएगा। काष्ठ कला के लिए यहाँ की बस्सी गांव प्रसिद्ध है। काष्ठ कला, लकड़ी की कला, लकड़ी के वेवाण बनाए जाते हैं, लकड़ी की मंदिर बनाए जाते हैं। ये लकड़ी की काष्ठ कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ का बस्सी। ठीक है, रंगाई छपाई के लिए हमने बात करी थी, दाबू प्रिंट के लिए आकोला गांव प्रसिद्ध है। एक यहाँ चित्तौड़गढ़ की तुर्रा कलंगी ख्याल इंपॉर्टेंट है, जो हमारी परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। यहां से क्या पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है कि यह कहां की प्रसिद्ध है, गोसुंडी चित्तौड़गढ़। हिंदू मुस्लिम कलाकार इसमें भाग लेते हैं। तुर्रा जो शिव का प्रतीक है, कलंगी पार्वती का प्रतीक है। ये प्रमुख रूप से ख्याल खेली जाती है। और यहाँ के जो प्रमुख कलाकार हैं वह है तुकनगीर और शाह अली। तो ये हमने कुछ चित्तौड़गढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट बातें करी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इस स्लाइड्स में, इस पूरी क्लास की हर एक लाइन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं चीजों को हमने कवर किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अपने अधिक से अधिक साथियों तक इस क्लास को जरूर शेयर करें। हम पूरी जिला दर्शन की एक सीरीज कंप्लीट करेंगे। आज हमने उदयपुर संभाग को कंप्लीट किया है। अब हम 1 बाय 1 सारे जिले कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन जिला दर्शन की इंपॉर्टेंस यह है कि आपकी एक जिले से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, उसकी ज्योग्राफी, उसका भौगोलिक परिदृश्य, उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास और उसकी आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, सारी की सारी आप एक जिले की एक ही क्लास में आपको उपलब्ध हो जाएगी। याद करने में आसानी रहेगी। समझिए, कीजिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।